हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बाल विकास के 20 प्रश्नों पर बात होगी और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगर आप टेट और सुपर टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 20 में कितने प्रश्न सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बात लिखी है, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है। देखिए, अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। धैर्यपूर्वक अपनी तैयारी करते रहें, सफलता आपके पास एक दिन जरूर आएगी। इसी के साथ अपने प्रश्नों को शुरू करेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष में निम्न स्तर का वर्ग कौन सा है? ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन? बताएं आप लोग इसका क्या जवाब होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैंने काफ़ी बार इसके बारे में बताया हुआ है। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष में निम्न स्तर का वर्ग कौन सा है? ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन? देखिए, इसमें आपका ज्ञान जो है ये आपका सबसे निम्न स्तर का है। ठीक है, मूल्यांकन जो है आपका ये उच्च स्तर का है। ठीक है, और विश्लेषण और संश्लेषण आपके मध्यम स्तर के हैं। किस स्तर के हैं? मध्यम स्तर के हैं। देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष को जो है ब्लूम महोदय ने कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। ज्ञान, क्रोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान, क्रोध और प्रयोग आपके निम्न स्तर में आते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण आपके मध्यम स्तर में आते हैं, मूल्यांकन आपका उच्च स्तर में आता है। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, एक बालक पहाड़ा सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। यह अधिगम अंतरण के किस प्रकार का उदाहरण है? मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से मानसिक, मानसिक से मानसिक या शारीरिक से शारीरिक? देखिए, एक बालक जो है वो पहाड़े जो है सीख लेता है। ठीक है, उसके बाद वो गुणा और भाग के सवाल करने लगता है। तो किस प्रकार का अधिगम अंतरण होगा ये आप लोग बताएंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, इसमें क्या होगा, मानसिक क्रिया हो रही है और मानसिक क्रिया के बाद भी मानसिक क्रिया हो रही है। मतलब मानसिक क्रिया करके उसने जो है पहाड़े याद किए थे और मानसिक क्रिया से ही उसने गुणा और भाग किए हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका थर्ड सही है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है, कक्षा का एक विद्यार्थी, कक्षा एक का विद्यार्थी, मान लीजिए कक्षा एक है, कक्षा एक का विद्यार्थी को एक शिक्षक मारता है और शिक्षक से मार खाने के बाद सभी शिक्षकों से वह डरने लगता है। यह उदाहरण है गेस्टाल्ट सिद्धांत का, अनुबंधन सिद्धांत का, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का? मतलब कक्षा एक का बालक है और उसे कोई शिक्षक मार देता है तो वो सारे शिक्षकों से डरने लगता है। यह किस प्रकार के सिद्धांत का उदाहरण होगा? बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका। देखिए, ये जुड़ा हुआ है अनुबंधन के सिद्धांत से। किससे जुड़ा हुआ है? अनुबंधन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। मतलब एक बालक छोटा सा है और उसको कोई टीचर मार देता है तो वो सोचता है कि जो भी टीचर आएगा वो मुझे मारेगा। मतलब उसने जो है जोड़ लिया है। ठीक है, किसको? भय को अपने अंदर समाहित कर लिया है और उसने जोड़ लिया है कि हर टीचर उसको मारेगा ही। तो ये अनुबंधन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। गेस्टाल्ट के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं आपके कौन से? कौन कौन? वर्दीमर, कोफा और कोहलर। आपको पता ही होगा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। और ये शरीर शास्त्री विज्ञानी थे पावलोव और ये रूस के रहने वाले थे और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था इन्होंने। पाचन क्रिया के लिए इनको 1904 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था और गेस्टाल्ट जो सिद्धांत है इसको सिद्ध करने के लिए कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थांडाइक ने दिया था, सभी को पता है। और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत सभी को पता है किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 1938 में चूहे पर और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है, एक बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करने लगता है। यह संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को दर्शाता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? देखिए, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी किसने? पियाजे महोदय ने। तो उसी पर आधारित यह आपका प्रश्न है। प्रश्न आपका है, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करने लगता है
तो यह संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से जुड़ा हुआ होगा? बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका। इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका सी सही होगा। देखिए, तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करने लगता है, ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ। ठीक है, पलटावी का गुण जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। सही अनुपात करने की जो प्रोसेसिंग होती है वो भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। क्रम, आकार, भार और क्रमबद्धता आदि जानने लगता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इंद्रिय जनित गावक अवस्था में कोई भी जो छोटा सा बालक होता है वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष की होती है। इंद्रिय जनित गावक अवस्था आपकी जन्म से 2 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष का होता है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय 11 से 14 या 11 से 15 या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, कार्य का कारण, अमूर्त चिंतन, स्मरण और मनन, समस्या समाधान करना, ये किस अवस्था के गुण हैं? ये हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के गुण। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, लिखा है पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? बिल्ली पर, वनमानुष पर, कबूतर पर या अपने बालकों पर? देखिए बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए, पियाजे जो थे ये आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये कहते हैं जो बच्चा होता है वो ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो छोटा साइंटिस्ट होते हैं, छोटे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट कहलाते हैं। पियाजे ने जो है अपने सिद्धांत का अवलोकन अपने बालकों पर किया था। आपका ऑप्शन जो है चौथा सही होगा। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिखा है, मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर होते हैं। यह कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत या मनोविश्लेषण सिद्धांत? बताएंगे आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है, बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतना के 3 स्तर हैं, ये कहता है मनोविश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, और चेतना के 3 स्तर यानी मन के 3 स्तर बताए हैं कौन कौन से? चेतन मन जो कि संपूर्ण मस्तिष्क का 10% होता है, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। अचेतन मन जो है वो संपूर्ण मस्तिष्क का 90% होता है। ठीक है, चेतन मन और अचेतन मन के मध्य में आपका अर्धचेतन मन पाया जाता है। देखिए, चेतन मन में जो है, जो चेतन मन होता है वो वर्तमान से जुड़ा हुआ होता है। अर्धचेतन मन ऐसा मन होता है, देखिए, जिसमें याद होते हुए भी चीज़ जो होती है याद नहीं आती है। ठीक है, मतलब याद है और याद भी नहीं है, ऐसा होता है आपका अर्धचेतन मन। और अगर बात करें अचेतन मन की, तो ऐसा मन जिसमें दुखी, दंभित इच्छाएं, दबी हुई इच्छाएं होती हैं, वो आपका अचेतन मन कहलाता है। मन के आधार पर जो है फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, देखिए, फ्रायड ने दिया था, और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया था ये भी फ्रायड ने दिया था। और मन के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, देखिए, इड की बात करें तो इड जो होता है यानी इदम जो होता है ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। यह अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख होता है इड में। ठीक है, इद जो होता है यानी इदम जो होता है पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इड होता है ये सुखवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ होता है, काम प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है, लिबिडो की अवधारणा इसमें होती है। और इदम जो होता है ये पार्श्विक प्रवृत्ति से भी जुड़ा हुआ होता है। अगर ईगो की बात करें तो ये वास्तविकता पर आधारित होता है, अर्धचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है और मानवतावादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ होता है। अगर सुपर ईगो की बात करें, ईगो को अहम कहते हैं और सुपर ईगो को पराहम कहते हैं। अगर सुपर ईगो की बात करें तो यह आदर्शवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित होता है, चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है, इसमें देवत्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपा रहता है और उसमें 3 प्रकार के चेतना के स्तर हैं। ये मनोविश्लेषण सिद्धांत से आपका जुड़ा हुआ है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही है। अगला है, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम कहलाता है। बहुत ही आसान सी परिभाषा है, अधिगम।
अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यह कथन किसका है? क्रॉनबेक का, स्किनर का, रूसो का, गेट्स व अन्य का। बताएं आप लोग, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और मैंने इस परिभाषा को काफ़ी बार बताया हुआ है। क्या होगा आपका जवाब? ये परिभाषा है गेट्स व अन्य की। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति हमें पढ़ाने आता है तो गेट से तभी वो अंदर आएगा जब वह अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होगा। देखिए, रिली और लेविस कहते हैं अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन ही सीखना है। अंडरवुड कहते हैं सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। डॉक्टर मेस कहते हैं हम करके सीखते हैं। डॉक्टर मेस क्या कहते हैं? हम करके सीखते हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं अधिगम के बारे में कि सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। गेट्स कहते हैं, गेट्स वान्य कहते हैं अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। वुडवर्थ कहते हैं सीखना विकास की प्रक्रिया है। और भी एक परिभाषा है वुडवर्थ की, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड कहते हैं अधिगम के बारे में कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। क्रॉनबेक कहते हैं सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ई.ए. पील कहते हैं अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम कहलाता है। अधिगम के देखिए गैने ने कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए थे 1965 में। और गैने की पुस्तक थी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। गैने की क्या पुस्तक थी? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इसमें इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। 8 प्रकार बताने की वजह से इनके सिद्धांत को अष्टपदी सिद्धांत कहा जाता है। अष्टपदी अधिगम सोपानिक सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने 8 स्तर कौन कौन से बताए थे? संकेत अधिगम स्तर पहला हो गया, दूसरा था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा था श्रृंखला अधिगम, चौथा था शाब्दिक सहचर अधिगम, पांचवा था विभेदात्मक अधिगम, छठवां था संप्रत्यय अधिगम, सातवां था नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम आपका 8वां था। आसबेल ने जो है अधिगम के 4 प्रकार बताए थे, अभिग्रहण अधिगम, अन्वेषण अधिगम, रटकर अधिगम और अर्थपूर्ण अधिगम। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन से वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण दंड व पुरस्कार है। बाह्य प्रेरणा का उदाहरण जो है, अभिप्रेरणा का उदाहरण भूख और प्यास है। अभिप्रेरणा शब्द से अभिप्राय, भावना का क्रिया के लिए उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन्न करना है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये यहाँ पर जो होगा आपका, मतलब देखिए यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए गिलफोर्ड लिखिएगा। ठीक है, और फिर आपका चौथा पॉइंट है अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। ये वुडवर्थ ने कहा है। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ये जो है आपका यहाँ से चौथा पॉइंट शुरू होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है बताएं आप लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न। देखिए आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है, अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है, ये कहा है वुडवर्थ ने। ठीक है, बाकी तीसरा जो ऑप्शन है, अभिप्रेरणा शब्द से अभिप्राय, भावना का क्रिया के लिए उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन्न करना है, ये गिलफोर्ड ने नहीं कहा, ये एटकिंसन ने कहा है। बाह्य प्रेरणा का उदाहरण आपका भूख और प्यास नहीं, ये है आपका दंड और पुरस्कार। भूख और प्यास आपका आंतरिक अभिप्रेरणा है जो कि हमें जन्मजात मिलती है। ठीक है, तो 8वें का आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए, कृष्णा ने अपना नृत्य 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन करना आरंभ कर दिया था। जगन ने सांस लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना प्रारंभ कर दिया। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्ति में सहसंबंध करने में प्रगति हासिल की। तो अभिप्रेरणा का यानी मोटिवेशन का निम्न में से कौन सा उदाहरण नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न। देखिए थर्ड वाला, सांस लेने में कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, ये तो नेचुरल प्रोसेस होती है, आप सांस जो है हमेशा लेते रहते हैं, इसीलिए अभिप्रेरणा का उदाहरण आपका थर्ड वाला नहीं होगा। बाकी कृष्णा ने अपने नृत्य को 1 घंटे से 2 घंटे बढ़ा दिया, ये किसी मोटिवेशन से ही बढ़ाया होगा। जॉन स्टुअर्ट ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन करना आरंभ कर दिया था, तो ये भी मोटिवेशन से आया होगा। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्ति में सहसंबंध स्थापित करना जो है सीख लिया, ये भी मोटिवेशन से आया होगा। लेकिन जो सांस लेने की प्रक्रिया है ये मोटिवेशन से नहीं आती है, ये नेचुरल प्रोसेस होती है। अगला है, दुनिया के लोग बड़े जालिम हैं। अगला नहीं, मतलब लाइन लिखिए, दुनिया के लोग बड़े जालिम हैं, वो तुम्हारे दुख दर्द रो रो कर पूछेंगे। वे तुम्हारे दुख और दर्द को रो रो कर पूछेंगे और हंस हंस कर सारी दुनिया को बताएंगे।
ठीक है। इसी वजह से अपने दुख दर्द को किसी को बताना नहीं है। जो है देखिए, दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन आएगा, इसीलिए दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख जरूर ही आएगा, यही पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लिखा है बाल विकास की रास ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, 3, 6, 4 या 8। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपको बताना है रास ने कितनी अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था का समय इन्होंने जन्म से 3 वर्ष का बताया था, पूर्व बाल्यावस्था का 3 से 6 वर्ष का बताया था, उत्तर बाल्यावस्था का समय जो है कितना बताया था, 6 से 12 वर्ष का बताया था, किशोरावस्था का समय 12 से 18 वर्ष का बताया था। तो आपकी 4 अवस्थाएं होंगी, आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न है हमारा, समीप से दूराभूमिक दिशा में विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, पैर से सिर की ओर, शरीर के बाहर से केंद्र की ओर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बताएं आप लोग। लिखा है समीप से दूराभिमुख दिशा में विकास की दिशा क्या होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। इसमें होगा आपका शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास की दिशा होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसे जो है एक स्पेशल नाम दिया जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। और एक आपका होता है मस्त बोधमुखी सिद्धांत, जिसमें जो है सिर से पैर की ओर विकास की दिशा होती है, जिसे सिफेलो कार्डुअल कहते हैं। और आपका जो है इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगला है ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि किस अवस्था में पाई जाती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना इसका जवाब क्या होगा। ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है ये किस अवस्था में पाई जाती है। बिल्कुल आपका जवाब सही होना चाहिए। देखिए 3 से 6 वर्ष की आयु में ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, यानी ये शैशवावस्था में पाई जाती है। ऑडिपस ग्रंथि जो होता है ये बॉय में होती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि आपका गर्ल में होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ऑडिपस ग्रंथि की वजह से जो लड़का होता है यानी जो बच्चा होता है वो अपनी माँ से प्रेम करता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से लड़की जो होती है अपने पिता से प्रेम करती है शैशवावस्था में। ठीक है, देखिए ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की अवधारणा जो है किसने दिया था, फ्रायड ने दिया था। मनोलिंगी विकास के सिद्धांत में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और मनोलिंगी विकास के सिद्धांत में फ्रायड ने 5 विकास की अवस्थाएं बताई थी, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्ता अवस्था और जननेंद्रिय अवस्था। मुखावस्था का समय जो है जन्म से 1.5 वर्ष का था, गुदावस्था का समय 1.5 से 3 वर्ष का था, लिंग प्रदान अवस्था का समय 3 से 6 वर्ष का था, अव्यक्ता अवस्था का समय 6 से 12 वर्ष का और जननेंद्रिय अवस्था का समय 12 से अधिक का माना जाता है। देखिए, और आपका जो लिंग प्रधान अवस्था है इसमें जो है ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की बात की गई है। लिबिडो की अवधारणा की बात करें तो अव्यक्ता अवस्था में लिबिडो की अवधारणा पाई जाती है। लिबिडो की अवधारणा काम प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है और इसमें देखिए ऐसी इच्छाएं होती है जिनको बालक व्यक्त नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, लिखा है विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम भी करता है। कौन सा विकास का सिद्धांत होगा? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? मतलब विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है, ये आपका होगा कौन सा? चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। चक्राकार प्रगति का जो विकास का सिद्धांत होता है, इसमें जो विकास होता है ये आराम करता है। अगला है एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? सभी को पता होगा, फ्रायड की, रॉस की, जॉन डीवी की या स्टैनले हॉल की। एडोलसेंस किसकी पुस्तक है बताएं आप लोग। एडोलसेंस पुस्तक है स्टैनले हॉल की। ठीक है, ये किशोरावस्था के बारे में कहते हैं कि जो किशोरावस्था होती है वो बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। इसने कहा, ये स्टैनले हॉल ने कहा। एडोलसेंस जो है इनकी पुस्तक है। आपका ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अगला है आत्मबोधन बुद्धि किसके पास होती है? अध्यापक, संत, किसान या मूर्तिकार। देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था और उसमें जो है आत्मबोधन बुद्धि के बारे में वर्णन है। तो अब बताना है आपको कि आत्मबोधन बुद्धि किसके पास होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आत्मबोधन जो बुद्धि होती है ये किसके पास होती है? ये होती है संत के पास। आत्मबोधन बुद्धि मतलब स्वयं पर कंट्रोल, स्वयं को अच्छे से जानना, इसे
अंतरावैयक्तिक बुद्धि इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। अध्यापक के पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। अध्यापक के पास जो है दूसरों को समझने की ज़्यादा क्षमता होती है, इसी वजह से अंतर्वैयक्तिक बुद्धि अध्यापक के पास होती है। प्रकृतिवादी बुद्धि जो है किसान के पास होती है। इस चीज़ को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। मूर्तिकार के पास जो है स्थानिक बुद्धि होती है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इन्होंने प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, लेकिन बाद में 2 और इंटेलिजेंस जोड़ दी। 1998 में 8वीं बुद्धि जोड़ी प्रकृतिवादी बुद्धि, और सन 2000 में 9वीं बुद्धि जोड़ी अस्तित्ववादी बुद्धि। इनके जो है और इन्होंने जो है जो प्रकार बताए हैं उनको जान लेते हैं। देखिए, उन्होंने बताया भाषाई बुद्धि एक प्रकार बताया, फिर बहुत सारे बताए। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और शारीरिक गतिज बुद्धि। उसके बाद आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि बताई। ठीक है, 7 जो है प्रारंभ में बताई थी, लेकिन सन 1998 में जो है 8वीं बुद्धि जोड़ी, जिसका नाम बताया प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि किसके पास होती है? किसान के पास होती है, वनस्पतिक वैज्ञानिक के पास होती है, जीव वैज्ञानिक के पास होती है। और उसके बाद 9वीं बुद्धि बताई अस्तित्ववादी बुद्धि सन 2000 में, जो कि किसके पास होती है? दार्शनिक और चिंतक के पास। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसके पास होती है? आत्मनियंत्रण करने वाली बुद्धि होती है, दूसरों को अच्छे से समझने वाली होती है, स्वयं को समझने वाली होती है, या इनमें से कोई नहीं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है ये किसके पास होती है? ठीक है, आपको बताना है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है ये किसके पास होती है। देखिए, जो दूसरों को अच्छे से समझता है उसके पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। आपका जो है बी ऑप्शन इसमें सही होगा। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसके पास होती है? राजनेता, चिकित्सक, परामर्शदाता, अध्यापक और माता पिता के पास। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो दूसरों को अच्छे से समझता है। अगर बात करें अंतरावैयक्तिक बुद्धि की, इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस की, तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो आत्मबोधन बुद्धि रखता है, स्वयं पर कंट्रोल रखता है, जैसे योगी और संत। अगला है डांसर के पास निम्न में से कौन सी बुद्धि होगी? भाषाई बुद्धि, संगीतक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि या प्रकृतिवादी बुद्धि। डांसर के पास कौन सी बुद्धि होगी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपका वीडियो समाप्त होने वाला है, 20 में जितने भी प्रश्न सही करेगा कमेंट करके जरूर बताएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। डांसर के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है? शारीरिक गतिज बुद्धि होती है, मतलब वो अपने शरीर को किसी के अनुसार जो है किसी भी सिचुएशन के अनुसार ढाल लेता है, तो उसके पास शारीरिक गतिज बुद्धि होगी। जैसे जिम्नास्ट है, योगा मास्टर है, डांसर है, कोरियोग्राफर है, और हमारा जो क्रिकेट का खिलाड़ी है, फुटबॉल का खिलाड़ी है, उसके पास जो है शारीरिक गतिज बुद्धि होती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला, निम्न में से मिलान सही नहीं है। भाषाई बुद्धि कवि के पास होती है, प्रकृतिवादी बुद्धि किसान के पास होती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि संत के पास होती है, अस्तित्ववादी बुद्धि चिंतक के पास होती है। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसके पास होती है? संत के पास या किसके पास होती है? कौन सा ऑप्शन आपका सही है बताएं। भाषाई बुद्धि कवि के पास होती है, बिल्कुल। प्रकृतिवादी किसान के पास होती है। अस्तित्ववादी बुद्धि चिंतक के पास होती है, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने सन 2000 में जोड़ी थी, ठीक है, अपने सिद्धांत में। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि अभी मैंने आपको बताया था, दूसरों को अच्छे से समझने की जो क्षमता होती है, जिस बुद्धि में होती है, वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। और ये संत के पास नहीं होती है, संत के पास आपका अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है, इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आपका दूसरों को अच्छे से समझने वाले होते हैं, उसके पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। राजनेता, चिकित्सक, परामर्शदाता, अध्यापक और अभिभावक जो है आपके अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले होते हैं। 18वें का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। 19वां आपका प्रश्न, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, गार्डनर या हैब ने। बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया था? मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, आपको पता ही होगा कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। अगला, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 2, 3, 4 या 5? बहुत ही शानदार प्रश्न है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? सभी को पता होगा, 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? घटकी बुद्धि, आनुभाविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। घटकी बुद्धि को निष्पादन बुद्धि के नाम से जानते हैं, आनुभाविक बुद्धि को सृजनात्मक बुद्धि के नाम से जानते हैं, सांदर्भिक बुद्धि को व्यवहारात्मक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि सृजनात्मक बुद्धि किसे कहते हैं? आनुभाविक बुद्धि को कहते हैं। और व्यवहारात्मक बुद्धि किसे कहते हैं? सांदर्भिक बुद्धि को कहते हैं। निष्पादन बुद्धि किसे कहते हैं? घटकी बुद्धि को कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
और 20 में आप लोगों ने कितने प्रश्न सही करे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।